वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस अमेजिंग एडवांस एसएमसी कोर्स। ये पार्ट 2 है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, आप पहले जाइए पार्ट 1 देख के आइए। नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बिकॉज ये कनेक्टेड कोर्स है। अगर आप इसको देख भी लेते तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, तो ज़रूरी ये है कि आप पार्ट 1 इसका देखे हो तभी आप पार्ट 2 को कंटिन्यू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्ट 2 में कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इंड्यूसमेंट और कैंडलस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टर्म्स हैं इसके बारे में आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना होगा, कोई वीडियो ज़रूर देखी होगी, बट ये उन सबसे अलग होने वाला है। मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को थोड़े अलग नज़रिए से देखता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, बट ऊपर से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके पीछे का आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। एसएमसी में बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसी में अटक के रह जाते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या है। नई चीज़ें सीखने मिलती हैं तो उसके नाम पे लोग ज़्यादा फंस जाते हैं कि ये नया नाम मिला है, नाम पे फोकस करते हैं और उसके काम को भूल जाते हैं। अगर आप काम को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे उससे कहीं बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बस उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो आई होप आपका मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। पहले पार्ट की तरह इसको भी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अप्लाई करने की कोशिश करेगा अपने डे टू डे ट्रेडिंग में। आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सबसे पहले टॉपिक को, ऑर्डर ब्लॉक्स को। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो जाए। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक है ना, बिलीव मी, ऑर्डर ब्लॉक ही वो पहली चीज थी जो मुझे एसएमसी के बारे में पता चली थी और तभी से मैंने इसके बारे में ज्यादा जानना शुरू किया। तो ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो जरूर मालूम होगा, चाहे आप मतलब किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो। ठीक है, आपने प्राइस एक्शन सीखा होगा, कोई इंडिकेटर सीखा होगा, जिसका नाम आपने सुना होगा, बट बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है आप इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करते हैं। वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है पोजीशन साइजिंग मैनेजमेंट का, कि वो अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उनके इसी समस्या को ट्रैक करते हुए ना हमें ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में पता चला था। तो अगर आप एक बार डेफिनेशन देखते हो तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक प्राइस एरियाज होते हैं, मतलब स्पेसिफिक प्राइस जोन्स होते हैं जहां पर स्मार्ट मनी अपने बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। जहां पे वो अपने बड़े ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं उनको हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रीट किया जाता है उसको भी समझेंगे बड़े आराम से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आप समझोगे कैसे कि स्मार्ट मनी ने अपना ऑर्डर प्लेस कहाँ करा है। हमारे पास तो उनकी तरह है नहीं टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कि हम ऑर्डर देख सके, तो हमें उनका ऑर्डर नहीं दिखता है, कोई ऐसी तरीका नहीं। वो हमारा ऑर्डर देख लेते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, बट हम नहीं देख पाते हैं। तो हम यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स का चार्ट्स पे, और उन पैटर्न्स की मदद से हम समझते हैं कि अच्छा यहाँ पर जरूर ऑर्डर प्लेस किया गया होगा किसी स्मार्ट मनी द्वारा, किसी बड़े ऑर्डर ने यहाँ पर एंट्री ली है, इसीलिए ये पैटर्न बना है। तो उन स्पेसिफिक पैटर्न्स पे फोकस करते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि ये कितना ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, एक टर्म पे जाके अटकने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने गोल्ड के 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं जिसकी मदद से हम ये समझते हैं कि यहां पर बड़े पैसे ने एंट्री मारी होगी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज ये समझना होता है कि जब भी कोई बड़े तरीके से ऑर्डर लिया जाता है, मतलब मान लो आपको बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवानी है, तो आप उसको दो तरीके से करवा सकते हो। जो आपके पास पहला ऑप्शन होता है वो आप स्लोली एग्जीक्यूट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स जब भी यूज किया जाता है तो जनरली मार्केट साइडवेज हो जाता है, मार्केट कंसोलिडेशन में चले जाता है, मार्केट में ज्यादा बड़ी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलती है। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। ये जो सारे टर्म्स हैं ये प्राइस एक्शन के टर्म्स हैं, बट आपको आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। बट जब ये लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं ना, तब स्मार्ट मनी का पर्पस क्या होता है? तब स्मार्ट मनी का पर्पस होता है अपनी क्वांटिटीज को इकट्ठा करना। तो वो एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं उस जगह पे। एक्यूमुलेशन के टाइम हमें ट्रैपिंग वगैरह देखने मिलती है, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, ये सारी चीजें देखने मिलती है जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इंड्यूसमेंट इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे और चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट आप मेरी बातें ध्यान से सुनते रहिएगा। तो लिमिट तब यूज किया जाता है, बट जब स्मार्ट मनी रेडी हो जाता है कि अब मुझे एक मोमेंटम लाना है, या फिर कभी इमरजेंसी में उनके पास टाइम नहीं रहता बट वो फिर भी मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं, तो वो मोस्टली मार्केट ऑर्डर्स यूज करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा यहाँ पे नहीं बचता है, उन्हें जल्दी अपने ऑर्डर्स को चाहिए। तो जब भी मार्केट ऑर्डर्स हिट किए जाते हैं उस कंडीशन में हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है। तो इस फास्ट मूवमेंट को हम यहाँ पे इंपल्सिव मूव बोलते हैं। इस इंपल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर आप इम्पल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहां से वो इम्पल्स स्टार्ट हुई है, तो आप ये समझ जाओगे कि ये वो पोजीशन था जहां से जो बड़ा ऑर्डर है, जो बड़े मनी का पैसा है, वो लगना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो इसी जोन को आइडेंटिफाई करना हमारा काम है जहां से इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है गोल्ड के 5 मिनट का। आप इसके पीछे क्या चल रहा था उसको भूल जाओ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्राइस रेंज के आसपास से हमें एक सडन और काफी क्विक फॉल नीचे की तरफ देखने को मिला है। तो ये जो क्विक फॉल हुआ है, ये स्टार्ट कहां से है? ये स्टार्ट इस जगह से हो रहा है। तो यही वो एरिया होगा जो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जोन का काम करेगा। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि ऑर्डर ब्लॉक जोन के लिए बहुत सारी कंडीशंस बनाई जाती हैं कि आपको एक कैंडल पकड़ना है, उसका लो लेना है, वो कैंडल का हाई होना चाहिए। ये सारे जो नियम है ना, वो नियम चीजों को स्पेसिफिक बनाते हैं, आपको समझने में आसान बनाते हैं चीजों को। एक ऐसे आदमी के लिए, जैसे आप मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ती है? बिकॉज कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता है, वो एकदम डम्ब है, तो आप उसे जो जो बताते हो वो काम करता है। आप कंप्यूटर तो नहीं हो ना, आपके पास इंटेलिजेंस है ना, तो इसीलिए मैं उन स्पेसिफिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं आपको रूल समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये एनकरेज कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से इस चीज को सीखें ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें। क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा कि जब भी ऐसे क्विक टर्न आए तभी वो ऑर्डर ब्लॉक बने। कभी कभी चलते हुए मार्केट में भी इंपल्सिव मूव स्टार्ट हो जाते हैं, तभी भी वो ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत सारे लोग स्पेसिफिक में फंस के एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में क्लियर वगैरह लिख दे, नहीं तो कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करते रहूंगा। तो अगर आप स्पेसिफिक रूल्स पे आते हो तो ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होती है जब इंपल्स स्टार्ट हो चुका होता है। तो जो वो इंपल्सिव मूव आया है, जैसे आप यहां से देखो तो आपको यहां पे एक सडन सेलिंग नीचे की तरफ नजर आएगी। तो ये जो इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिल रहा है, इस इंपल्सिव मूव के स्टार्ट होने से जो पहली कैंडल है, जस्ट एक कैंडल पहले आपको देखना है और उस कैंडल को जोन की तरफ मार्क कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कंडीशन में यहां पर देख रहे हैं तो आपको वो जोन कहां नजर आ रही है? अगर आप देखोगे तो ये डाउनफॉल है। तो ये जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है वो आप मान सकते हो कि इस रेड कैंडल से यहां पर ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप इससे पहले की कैंडल देखो तो आपको दो इनसाइड कैंडल्स मिल रही हैं। तो जनरली इनसाइड कैंडल्स को हम उतनी तवज्जो नहीं देते, हम इंपॉर्टेंस देते हैं जो उसकी मदर कैंडल होती है, जो उससे बड़ी कैंडल होती है जिसके अंदर ये इनसाइड कैंडल बने होते हैं। तो अगर आप इस एरिया में जूम करके देखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के कैंडल्स नजर आ रहे होंगे। आप, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो जनरली जो चीज मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं वो ये प्रीफर करता हूं कि मैं यहाँ पर उस कैंडल को मानूंगा जो सबसे ज्यादा बाहर होगी। जैसे आप देखोगे तो ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है और ये ग्रीन कैंडल इस डाउनफॉल से पहले की कैंडल भी है, हमें वो भी क्लियरली नजर आ रहा है। और प्लस हम एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई है। तो कुल मिला जुला के इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहीं कहीं के आसपास से जो बड़े प्लेयर है उनका पोजीशन, जो उनका पैसा लगना स्टार्ट हुआ है। बट एक्चुअली यहाँ पे जो मोमेंटम है वो रेड कैंडल से स्टार्ट हुई है। तो अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल मिलती है जो इसके ऊपर गई है, जो इसके हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर है ना, तो मैं इसी कैंडल को यहाँ पर कंसिडर करता, मैं पीछे इस कैंडल को कंसिडर करने नहीं आता। तो जो मोमेंटम स्टार्ट होने से पहले कोई भी कैंडल आपको मिल रही है और ये जरूरी है कि उसका जो पॉइंट हो वो हाईएस्ट हो, या फिर अगर नीचे बन रही है तो उसका जो पॉइंट हो वो लोएस्ट हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चीज कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे कि मार्केट इस जगह से काफी ज्यादा ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मान लो एक बार के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे आप इस रेड कैंडल पे फोकस करिए। इस रेड कैंडल के बाद ही मार्केट में अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुई है और ये जो रेड कैंडल हमारे पास बनी हुई है, इसका जो लो है अगर आप देख पा रहे हो तो वो यहाँ पे सबसे लोएस्ट है। हम ऐसा क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जनरली स्मार्ट मनी जब भी कोई बड़ा मूवमेंट ट्रिगर करवाते हैं ना, तो एक बार ऑपोजिट साइड में हमें लिक्विडिटी हंटिंग देखने को मिलती है हमें यहाँ पर। तो ये एक लिक्विडिटी हंटिंग का सिग्नल होता है जो ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करता है। तो आई होप अब आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे। और जो लोग यहाँ प्राइस एक्शन से आ रहे हैं उनको एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। बहुत सारे लोग कूल बनने के चक्कर में बोलते हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कंप्लीटली अलग चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीटली अलग चीज़ है। जितने लोगों ने आत्मनिर्भर कोर्स मेरा ज्वाइन किया हुआ था पहले जो चलता था, या फिर मैंने यूट्यूब में भी एक दो वीडियो में बताया, उनको मैंने 6 से 7 डिफरेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स बताए हैं। और वहाँ पर मैंने एक क्लियर जिक्र करा था कि जहाँ से भी इंपल्सिव मूव स्टार्ट होता है, जहाँ पे बड़े प्लेयर का पैसा लगा रहता है, वो पैसा डिफेंड किया जाएगा और वही सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो इस चक्कर में मत पड़े कि नई चीज़ है तो कुछ नया होगा।
होगा, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी सी स्पेसिफिक्स में दिक्कतें हैं जो अलग है वहाँ पे, तो उसको बस समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कितने टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना, आप देखना कितनी सिमिलैरिटी है इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस से, तो बाकी बातों में नहीं आनी है, ध्यान से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और इस चीज़ पे फोकस करना है कि चार्ट समझ आ जाए, उससे मैं ट्रेड ले लूँ। नाम कुछ भी आप डाल दो, ICT SMC कुछ भी बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम चलना चाहिए, मेरे पैसे बनने चाहिए, जस्ट वही उसी चीज पे ध्यान देना है। तो ये हमारे पास कुछ पॉपुलर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। जो मेन ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो जनरल ऑर्डर ब्लॉक आप बोल लो, उसको हम रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जनरली उस ब्लॉक से हमें रिवर्सल के ट्रेड्स ढूंढने होते हैं। तो जो कॉमन होता है सबसे, वो मैंने अभी आपको बताया। इसके सिवा ब्रेकर ब्लॉक भी होता है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, इक्विलिब्रियम, पिवोट, रेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम है। इन सबको मैं बड़ा फटाफट बताऊंगा, बट आपको समझ पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट में इस जगह से एक इंपल्सिव मूव स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ पे अपना जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है वो मार्क कर लिया। मार्केट नीचे की तरफ आता है इस जगह पे, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही ये ब्रेक होता है, उसके बाद इस एरिया का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा क्या? तो इस एरिया का इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होता है, हम इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको एक ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं। ऑलरेडी एक बार टूट चुका है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर सेल साइड के लिए काम करेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है ब्रेकडाउन और रीटेस्ट का। एक सपोर्ट जब टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये चीज हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, जब से चार्ट के बारे में जाना है, तो ऑलमोस्ट वही चीज है, ठीक है। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? कई बार क्या होता है, मार्केट में जब इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो ये है जो ग्रीन कैंडल बनी, उससे जो पहली वाली रेड कैंडल थी वो थोड़ी बड़ी थी, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये जो साइज में थोड़ा सा बड़ा बन गया। तो जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को वापस से टेस्ट करने आए, अच्छा आप सोच रहे हो कि ऑर्डर ब्लॉक को यूज कैसे करते हैं, तो उस पे आ रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट करने आ रहा है, तो अगर मार्केट इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है या फिर इसको पूरा टेस्ट कर लेता है, वो जो पूरा एरिया है वहां पे आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती है, प्राइस उसको टच करके आ जाता है, जो इसका एक्सट्रीम एंड है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया, यानी ये कंप्लीटली यूज हो चुका है। और एक बार अगर ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाए तो यहाँ पे उसका यूज खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। तो हमने ये तो देखा कि ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां पर बड़े ऑर्डर्स रिटेलर्स के डाले गए हो। फॉर एग्जाम्पल इसी को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर रिटेलर के बड़े ऑर्डर डाले गए थे, तभी तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा है। लेकिन जब भी ऐसा कभी होता है तो हड़बड़ी में सारे ऑर्डर्स यहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। कई ऑर्डर्स होते हैं जो इस एरिया में पेंडिंग छूट जाते हैं। तो यूजुअली ये जो जोन्स होते हैं वो प्राइस के लिए मैग्नेट का काम करते हैं। सिमिलरली मैं आगे एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो फेयर वैल्यू गैप का होगा, वो भी इससे सिमिलर ही है। तो कई ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग छूट जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि इस जोन से ऑलरेडी एक बार बाइंग आई हुई है, तो वापस अगर यहाँ चार्ट आता है तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहली बार इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी इसी जोन के आसपास अपने ऑर्डर्स को प्लेस करके रखते हैं। तो कायदे से यहाँ पर जैसे ही चार्ट आता है वो सारे ऑर्डर्स वापस से हिट होना शुरू हो जाते हैं। किस डायरेक्शन के? सेम डायरेक्शन के जो पहले यहाँ पे पड़े थे। तो इसीलिए वापस से मार्केट में एक डिमांड वगैरह, मतलब इस केस में डिमांड क्रिएट हो जाती है और प्राइसेस उसी जगह से रिवर्सल लेके वापस की तरफ जाने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब ये रेंज बड़ी रहती है, और अच्छा देखो जब मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे वापस से थोड़ा देर रुका और यहाँ पे मार्केट रुक के जब वापस ऊपर जाने लगा ना, तो यूजुअली सारे ऑर्डर्स ट्रिगर हो चुके हैं। जो ऑर्डर्स यहाँ पे बच गए थे जिस कारण हमने इस जोन को मार करा था, वो अब ट्रिगर हो चुके हैं। तो अगर प्राइस वापस दोबारा यहीं पे आता है, एक बार इसको पूरा मिटिगेट करने के बाद, सारे ऑर्डर्स को लेने के बाद, तो क्या यहाँ पे हम कोई रिएक्शन अज्यूम करेंगे? क्या हम फिर से मानेंगे मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं मानेंगे हम। इसीलिए एक बार जब ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कुछ केसेस में जब एरिया काफी बड़ा रहता है, तो जब एरिया बड़ा रहता है ना, तो आपके पास ऑर्डर लगाने की जगह भी ज्यादा रहती है। तो ऑर्डर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे मैक्सिमम प्राइसेस में इस तरीके से ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो कई बार प्राइस आता है इतना, यहां तक प्राइस आया है, फॉर एग्जांपल आई होप आप समझ पा रहे होगे, आधे जोन तक आया और यहीं से ऊपर चला गया, तो केवल इतने ऑर्डर्स मिटिगेट हुए ना, इतने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, नीचे के तो ऑर्डर्स अभी भी पड़े हुए। तो इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोल देते हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा मिटिगेट हो चुका है बट अभी तक कंप्लीटली मिटिगेट नहीं हुआ है, कंप्लीटली हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो प्राइसेस वापस से नीचे आके इस लिक्विडिटी पूल में टैप करके फिर से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो कंप्लीटली जब तक मिटिगेट ना हो उस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू रहती है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। बाकी आगे नाम का गेम है। इक्विलिब्रियम मतलब मान लो मार्केट अगर
तरह से फास्ट मूव कर रहे हैं ना, तो जनरली बीच बीच में भी हमें कुछ कैंडल का कंसोलिडेशन या छोटा सा एक स्विंग, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिख जाता है और वो हमारे लिए एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। पिवोट जनरली इसी को कहते हैं, रिवर्सल ब्लॉक्स को पिवोट कहते हैं, जो स्विंग्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। रेंज के अंदर अगर ऊपर नीचे आपको वो नजर आ रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, उनको रेंज नाम दे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नाम है, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जरा सी बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कैसे किया जाता है। वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, बट आप ध्यान से सुनेगा। जो तरीका ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का है ना, सिमिलर वही तरीका फेयर वैल्यू गैप्स को भी ट्रेड करने का। तो मैं आपको अगर ये बता दूंगा तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। हमने इस सिचुएशन का डिस्कशन किया था जहां पे हमें मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है। अब मैं यहां पर अपने ऑर्डर मतलब एक इंपल्सिव मूव का फॉर्मेशन होते हुए दिखा है, तो मैं यहां पे अपना ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेता हूं, जो कि मैं इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को यूज करके कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखो, ये मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक जोन जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसको पिवोट बोलो, जो भी बोलो, ये मेरे लिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब जब भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम वेट करते हैं मार्केट के वापस उस एरिया में आके टैप करने का। अगर मार्केट उस एरिया में आके टैप करता है तो हमारा व्यू यहां से सेलिंग का होने वाला है, यानी यहां से मैं सेलिंग देख रहा हूं बिकॉज ये एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हुआ था। तो जैसे ही प्राइसेस यहां पे एंटर करते हैं, आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। अब एंट्री प्लान करने का बहुत ट्रेडर्स का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग पहले से ही जो ये वॉल होते हैं यहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर्स डाल के रखते हैं, सेल के लिमिट ऑर्डर्स डाल के रखते हैं, और उनका स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये इनका एसएल होता है, ये इनका लिमिट होता है, और उस हिसाब से फिर वो टेक प्रॉफिट भी डालते हैं अपना। जो टेक प्रॉफिट अगर आप अच्छे से डालना चाहते हो ना, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी पड़ेगी, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। तो ये एक तरीका होता है जो कि थोड़ा एग्रेसिव नेचर। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट मेथड। इसके फायदे क्या रहते हैं? कई बार क्या होता है कि नीचे से इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है, या हमने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग गलत कर ली होती है। उस कंडीशन में अगर यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री करते हो तो एसएल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्ट ही ना करके इसको ब्रेक करके निकल जाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका वो थोड़ा सेफ है, बट उसमें आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे और टेक प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। उस कंडीशन में हम यहाँ पर कोई कैंडल का वेट करते हैं। जैसे ही देखो आपको मार्केट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, आपको एक रेड कैंडल बनती हुई नजर है, तो इस रेड कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। तो आप देख रहोगे यहाँ पे आपका एसएल जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो गया, बट आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अक्सर बढ़ जाती है यहाँ पर। तो ये तरीका होता है एंटर करने का किसी भी जोन को लेकर। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनका ब्रेकआउट हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, ना फेयर वैल्यू गैप्स का ब्रेकआउट, ना इनका ब्रेकआउट्स हम कभी ट्रेड नहीं करते। हम यूजुअली इनसे रिवर्सल ही ट्रेड करते हैं। तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा। और ये जो छोड़ना है, ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अलग बनाता है। ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अलग बनाता है। ये एक मेजर साइकोलॉजिकल चेंज है कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, बल्कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात होती है तो हम दोनों साइड के लिए वहां पे तैयार रहते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन बढ़िया समझते तो देयर आर सर्टेन केसेस कि हम बता सकते हैं कि रिवर्सल ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, बट वी आर रेडी फॉर बोथ साइड। बट इसमें स्ट्रिक्टली नो है, आप कभी भी ऑर्डर ब्लॉक्स के ब्रेकआउट्स को इमीडिएटली ट्रेड नहीं करोगे। ब्रेकआउट हो गया, ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक को हम बाद में जाके भले ही ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द ब्रेकआउट का डायरेक्शन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर ये क्लियर हो गई ना, तो आपको फेयर वैल्यू गैप्स और इंड्यूसमेंट्स वगैरह भी आसानी से समझ में आ जाएंगे और उनको ट्रेड करना भी आपको आ जाएगा। अगर चीजें समझ में आ रही तो लाइक करके मुझे बताते रहेगा कि भैया मामला पूरा क्लियर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फेयर वैल्यू गैप का। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी ज्यादा आसान है समझना, बट काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। इसको हम काफी सिचुएशन में यूज करते हैं ट्रेड लेने के लिए। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर बताते हुए चलूंगा कि भैया देखो, ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ये आपको बाई साइड में भी बनते हुए नजर आएंगे, सेल साइड में भी बनते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आपको दोनों साइड में बनता हुआ नजर आएगा। और जो लोग फेयर वैल्यू गैप्स ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड लेते हैं फिर भी लॉसेस कर रहे हैं, उसके पीछे की एक सिंपल बड़ी वजह है जो आई थिंक आप लोग अब तक समझ गए होंगे। वो है यहाँ पर गलत डायरेक्शन प्रेफर करना, यानी करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आप नहीं कर पा रहे हो। अगर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी सही रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, किधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, कैरेक्टर मार्केट का किस तरफ है, आपको कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स पे फोकस करने की जरूरत है। इस चीज की क्लैरिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अंधेरे में तीर चलाते हो, हर ब्रेकर ब्लॉक, हर ऑर्डर ब्लॉक, हर फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड मारते हो, तो आपको
आपको एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली है। डायरेक्शन समझिए, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग समझिए, फिर इन चीज़ों को अपने डायरेक्शन में ज़्यादा यूज़ करिए, अपने अगेंस्ट कम यूज़ करिए। फेयर वैल्यू गैप पे हम लौट के आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक सिंपल सिचुएशन की। वो सिचुएशन ये है कि मान लो मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा था और फिर मार्केट में एक कैंडल से जो मोमेंटम आना है वो स्टार्ट हो गया। एक कंडीशन मानते हैं कि इस जगह पे बॉटम पे ऐसी कुछ कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पे जो मोमेंटम है वो आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो जो मोमेंटम है वो स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट की स्पीड कांस्टेंट तो रह नहीं सकती। एक सिंगल स्पीड में तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। मार्केट की स्पीड चेंज होती रहती है। जब भी मार्केट की स्पीड फास्ट रहती है, ना, तो एक चीज होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये है कि मार्केट की स्पीड फास्ट रहने के कारण जितने ऑर्डर्स वहां पे लगे थे सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब कभी प्राइस तेजी से भाग रहा होता है और आप लिमिट ऑर्डर मारो तो आपका ऑर्डर स्किप हो जाता है। अगर आप मार्केट ऑर्डर मारो तो आपने हिट यहाँ पे किया, वो हिट ऊपर इतना ऊपर जाके हिट होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑर्डर्स बहुत जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे होते हैं, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, तो स्लिपेज वगैरह के कारण बहुत सारे ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं। अब यहाँ पे नाम को ध्यान से समझिएगा। नाम आप मतलब नाम खुद कह रहा है, नाम क्या कह रहा है? फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट में जो चीजें होती हैं वो दो होती हैं, एक होता है इम्बैलेंस, एक होता है बैलेंस। जब भी मार्केट में मूव आता है वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किसने क्रिएट किया? जैसे इस कंडीशन में मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो बायर्स थे उन्होंने इतने एग्रेसिव ऑर्डर डालने स्टार्ट करे कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया दोनों की एग्रेसिवनेस में, डिमांड और सप्लाई में, और इम्बैलेंस के कारण मार्केट में आता है मूवमेंट। और जब भी मार्केट कंसोलिडेटेड रहता है उस कंडीशन में मार्केट में रहता है कंप्लीट बैलेंस, बायर्स और सेलर्स के बीच में बैलेंस रहता है, इसीलिए मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर पाता है। तो जब ये इंबैलेंस क्रिएट होता है, तो अगर बायर साइड में इंबैलेंस क्रिएट हुआ है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सेलर्स के साथ मामला फेयर नहीं है, दोनों लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही यहाँ पे ट्रेड्स करने के लिए, या यूं दूसरे शब्द में समझे कि सारे बायर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सबके ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहे, बहुत लोगों के स्किप हो जा रहे। तो ये जो फेयर वैल्यू का जो ये फेयर वैल्यू होती है वो ना मिलने के कारण एक गैप क्रिएट हो जाता है और उसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और प्राइसेस की ये आदत है कि कभी भी वो गैप्स छोड़ के नहीं जाते। मतलब ये एरिया ऐसा था जहां पे आप एक सेकंड के लिए मान के चलो कि किसी ने बहुत ज्यादा सेल के ऑर्डर लगा रखे थे या किसी ने बहुत ज्यादा बाई के ऑर्डर लगा रखे थे। अब वो जो ऑर्डर छूट गया है, अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होता तो मार्केट का सिचुएशन भी बदल सकता था ना। क्या पता मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता, क्या पता मार्केट उस जगह से हिल ही नहीं पाता क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑर्डर लगा था, बट वो प्राइस स्किप हो गया क्योंकि बहुत तेजी से बाइंग आ रही थी यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट एक और मौका देता है, आपको एक और फेयर वैल्यू चांस देता है कि लो भैया, अगर आपके कोई ऑर्डर रह गए हो तो दोबारा एग्जीक्यूट करवा लो। तो इसीलिए मार्केट इन जोन्स में वापस लौट के आता है और फिर अगर हमें उसी फेवर में ऑर्डर्स मिलते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, तो फिर मार्केट वहीं से कंटिन्यू करता है। सेम ऑर्डर ब्लॉक जैसा लॉजिक था, बट यहाँ पे नई पोजीशंस नहीं बन रही हैं। ऑर्डर ब्लॉक में नई पोजीशंस बन रही होती है, यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग पोजीशंस में कुछ जो फेयर वैल्यू गैप्स रह जाते हैं उनको मार्केट फुलफिल करने यहाँ पे आता है, जो कि अक्सर हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेंड दे रहा होता है। अगर आप बात करते हो ऑर्डर ब्लॉक की तो वो भी रिवर्सल का है, लेकिन वो एकदम बॉटम या टॉप से रिवर्सल पकड़ने की अक्सर कोशिश होती है। बट फेयर वैल्यू गैप मीडियम मिड जर्नी में, मिड ट्रेंड में, मिड वेव में वो हमें गैप बताता है, वो जोन बताता है। अब आखिर फेयर वैल्यू गैप को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का जो पूरा खेल है ना, वो कैंडल्स का खेल है। आप ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 3 कैंडल का पैटर्न हम इसे मानते हैं, तो वो 3 कैंडल का पैटर्न कहीं भी बन सकता है। आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से जर्नी स्टार्ट होती है, वो 3 कैंडल का पैटर्न यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी बन सकता है। तो एक वेव में बहुत सारे आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये भी आता है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 कैंडल्स ड्रॉ करी है। कैंडल का कलर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। अगर ग्रीन में बनेगा तो आपको पता है ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, अगर रेड में बनेगा तो बेयरिश है। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है आप समझिएगा मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको इन विक्स पे फोकस करना है, ठीक है। 3 कैंडल बनी, आप ये पहले कैंडल को पकड़ो, आप ये दूसरे कैंडल को पकड़ो, ठीक है। बीच वाले कैंडल को भी आप ध्यान देना, लेकिन बीच वाले कैंडल से इंपॉर्टेंट जोन बीच वाले कैंडल पे निकलेगी, बट इन दोनों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब ये मेरे पास बीच वाली कैंडल है, जहां जहां पे विक बनी हुई है
वहां पे प्राइस आया हुआ है। विक कैसे बनती है, जैसे मान ली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये ऐसे गिर के नीचे आई और फिर ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया। बीच में कुछ भी हो सकता है, पहले थोड़ा ऊपर गई हो, लेकिन इवेंचुअली ये इसका स्केलेटन है, इस कैंडल का स्केलेटन ये है। तो आप देखोगे तो एक जोन बन के आ रही है, यहां से आप मार्क करना शुरू करना, इस विक के नीचे से ये है पॉइंट ए, और यहाँ पे भी देखो एक विक बना हुआ है, तो ये है मेरे पास पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए और बी में आपको क्या ऊपर नीचे वाली किसी कैंडल का विक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, आपको केवल एक प्योर बॉडी नजर आ रही है। तो यहां से प्राइस काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है और वापस से इस जोन में टेस्टिंग का मौका ही नहीं मिला कि जो फेयर वैल्यू गैप्स रह गए थे उनको भर दिया जाए। वैसे फेयर वैल्यू गैप्स थे, लेकिन ये कैंडल इतना आके इसको फिल कर दी, तो ये बात खत्म। यहां पर भी इस विक ने इतना फिल कर दिया, तो ये भी बात खत्म। जो बीच में हमारे पास ये एरिया बचता है, दिस इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू गैप। तो जनरली 3 कैंडल का पैटर्न यूज करके हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो अगली कैंडल में भी फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। जैसे आप देखोगे इसकी वीक यहां पे आ रही है, इसकी वीक यहां पे आ रही है, तो वापस से एक नया फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहां पे बन गया। तो जब भी कभी मार्केट में इंपल्सिव मूव आता है, मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बनते हुए चलते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप वो होता है जब मार्केट में कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये काफी फेमस पैटर्न है जिसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा था और वहां पे इस तरीके की एक कैंडल बनती है, तो ये कैंडल से पहले इस तरीके की एक रेड कैंडल बनी थी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये रेड कैंडल हमारे लिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद हमें फिर यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल मिलती है और उसके बाद फिर एक इस तरीके से कैंडल मिलती है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद पहला फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो हमें इस जगह पे देखने को मिल रहा है। भले ही छोटा है, लेकिन ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। प्लस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आपको फिबोनाची यूज करने आता है तो जो फेयर वैल्यू गैप्स फिब के साथ या फिर कोई पास्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ, जैसे कोई हाई बनाओ, पास्ट में कोई पिवोट बनाओ, उसके आसपास कोई फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो उसके काम करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका होता है फेयर वैल्यू गैप्स को समझने का। मैं चार्ट में आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज बहुत ही सिंपल है चार्ट में जाके आइडेंटिफाई करना। कॉन्सेप्ट समझ लो, चार्ट में जाके आपको खुद दिखेगा। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है, इस वीडियो में 1000 या 1500 लाइक्स पूरे हो जाते हैं, काफी छोटा टारगेट है, तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि एक एग्जाम्पल वाली वीडियो लेके आए जिसमें आपको केवल एग्जाम्पल्स बताएं। और प्लस मैं लाइव मार्केट में आता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो हर शाम को 5 बजे के आसपास, ठीक है। वहां पे यही सारी चीजें ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं लाइव मार्केट में। तो आपको दिख जाएगा इसका एप्लीकेशन भी क्या है। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है, बात सिंपल। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फेयर वैल्यू गैप का आपको समझना है, वो बताता हूं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप इसके मिडिल लाइन को भी इंपॉर्टेंस मान सकते हो कि अगर इसके मिडिल लाइन पे मार्केट आएगा और कुछ मुझे पॉजिटिव कैंडल वगैरह दिखाता है तो मैं बॉटम का एसएल डाल के ट्रेड कर सकता हूं। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको आपको सेम ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रेड करना है। यहाँ कहीं पर आपकी एंट्री बनेगी और ये पॉइंट जो है वो आपका कहीं पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कैसे इसमें ट्रेड करना है, बट काफी सिंपल है। सेम ऑर्डर ब्लॉक वाला लॉजिक भी यहाँ पर लगने वाला है। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देख रहे हो तो हम मान लेते हैं यहाँ से एक इंपल्सिव मूव स्टार्ट हुआ, तो ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये जो आपको इतना बड़ा एरिया बीच में नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप है। और अगर आप देखोगे इसका मिडिल पॉइंट यहीं कहीं के आसपास हो रहा है जहां से हमें ये रिजेक्शन वापस से नीचे की तरफ देखने को मिला है। तो जब फेयर वैल्यू गैप काफी बड़ा हो जाता है तो हम उसके मिडिल पॉइंट को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज में कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। और इंड्यूसमेंट है बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंड्यूसमेंट एक कॉन्सेप्ट भी है और इंड्यूसमेंट एक लेवल भी है। तो अगर आप इंड्यूसमेंट को एज अ लेवल ट्रीट करते हो तो वो थोड़ा सा अलग बात है, मैं आपको उसको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझिए कि इंड्यूसमेंट एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल भाषा में मैं बताऊं, इंड्यूसमेंट मतलब होती है ट्रैपिंग, लिक्विडिटी हंटिंग, मैनिपुलेशन, धोखा देना। इसका मतलब होता है इंड्यूसमेंट करवाना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरे पास एक लेवल है, तो इस तरीके से अगर मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, मार्केट ऊपर जाके नीचे गिर जाता है, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। आपको जबरदस्ती ये दिखाया गया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ बट मार्केट ऊपर नहीं गया। ये इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट की बात करूँ, जो लेवल है वो थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में समझेंगे अभी। तो ये इंड्यूसमेंट को आखिर समझा कैसे जाए। अगर आपको इंड्यूसमेंट को डिटेल में समझना है ना तो आपकी वो क्लियर चीजें होंगी पार्ट 3 में जाके, बिकॉज पार्ट 3 में मैं बात करूंगा एक्चुअल लिक्विडिटी हंटिंग साइकोलॉजी
साइकोलॉजी के बारे में कि होता क्या है, लिक्विडिटी का पूरा खेल क्या है, आपके ऑर्डर से आपको कैसे शिकार बनाया जाता है। पार्ट 3 में देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट आपको अभी यही समझने की जरूरत है जो पार्ट 1 में बोले थे, बाय बिफोर सेल, सेल बिफोर बाय। तो लिक्विडिटी हंटिंग एक बहुत जरूरी प्रोसेस बन जाता है स्मार्ट मनी के लिए अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवाने का। तो उसके लिए वो इंड्यूसमेंट के तरीके को यूज करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इस इंड्यूसमेंट के तरीकों से बचे। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पर अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड ही नहीं करते। तो ये तो हमने कंप्लीटली निगेट कर दिया। हम वेट करते हैं कुछ चीज़ों का जो आपको लिक्विडिटी वाली साइकोलॉजी में अच्छे से समझ में आएगी, प्लस जो 2 वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको क्लियर तो होगा ही। तो ये इंड्यूसमेंट की बेसिक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। आप कैसे मैनिपुलेट नहीं होगे, अपने रूल्स को फॉलो करके, जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको फॉलो करके। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इंड्यूसमेंट भी बहुत तरीके का होता है। जो कुछ इंड्यूसमेंट होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये एक सिंपल इंड्यूसमेंट है। कई बार जो इंड्यूसमेंट होता है वो हिडन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बड़ा पैटर्न बन रहा हो इस तरीके से, और उस पैटर्न के अंदर एक बड़ा इंपल्स है और मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि मामला बेरिश हो चुका, बट एक्चुअली मामला अभी भी पॉजिटिव है। क्योंकि जो बॉटम का जो ये हमारे पास वेव बनी है, इस वेव का जो ये स्विंग है ये टूटा नहीं, तो अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ ही नहीं है। छोटे मोटे लेवल्स यहाँ पे टूट रहे हैं। जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी उसे सब समझ में आ रहा होगा। तो ये इंड्यूसमेंट का बेसिक लॉजिक होता है। बट जो इंड्यूसमेंट लेवल होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, उसको समझते हैं। लॉजिक आपके थर्ड पार्ट में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंड्यूसमेंट का लेवल क्या होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया ना वैसा ही कुछ है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। काफी सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है, इतना सिंपल यूजुअली होता नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेव बनी हुई है जो इस जगह के आसपास मेरे पास यहाँ पर हाई है, और इस जगह के आसपास मेरे पास इधर मेरे पास एक लो बना हुआ है, इधर मेरे पास हाई बना हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं, अगर हम इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो क्या होगा? क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा? आपको यस या नो में अपने मन में जवाब देना है। अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं तो क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, हाँ या ना? आप खुद सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। अब मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और इस जगह पे मार्केट फिर से एक ब्रेकडाउन करता है। तो जब ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है, जो ये ब्रेकडाउन इस जगह पे हो रहा है, ये क्या है? क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है? इस जगह पे क्या हो रहा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आपको क्या लगता है? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक हाई बना है, यहाँ पर एक लो बना है, और इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक नहीं हुआ है। बिकॉज कैरेक्टर चेंज करने के लिए आपको जो एक्चुअल स्ट्रक्चर इस पूरे कैरेक्टर का है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों की कैरेक्टर बदल रहा है, और उसके बाद फिर जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अभी तक कैरेक्टर जो है वो चेंज हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ये ट्रैपिंग के लिए फेक ब्रेकडाउन हुआ या फिर एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आई होप आप समझ रहे होगे। ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ इसी को हम इंड्यूसमेंट लेवल कहते हैं, कि यहाँ पे भैया एक ट्रैपिंग हुई है, लोगों को फंसाया गया है, तो इसीलिए ये मेरे पास एक इंड्यूसमेंट लेवल है। अगर आप यहाँ से ऐसे ब्रेकडाउन करके घूम जाए तो इसको भी इंड्यूसमेंट लेवल बोल सकते हैं, किसी भी लेवल पे ट्रैपिंग होती है। बट एक्चुअल इंड्यूसमेंट लेवल का जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है कि कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जो मेजर स्ट्रक्चर है उसके, तो हम इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। चार्ट में चल के समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर आप इस छोटे से एग्जांपल को समझते हैं तो यहाँ पे नीचे से एक स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा था और वो स्ट्रक्चर का यहाँ पर एक बॉटम बना था। उसके बाद हमें एक इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है, और इस इंपल्सिव मूव के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन नजर आता है। यहाँ पे हल्की सी विक ही गई है। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि वो जो कैंडल है वो टूटे, उस लेवल के ऊपर जाके कैंडल की क्लोजिंग मिले। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ये चीज बट इंड्यूसमेंट के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। इंड्यूसमेंट अक्सर विक से ही हो जाता है। एक विक जो नीचे आ गई ना, वो भी यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ है। अगर आप ऊपर की तरफ देखो इस जगह पे, तो यहाँ पर भी मार्केट ने जो ओरिजिनल हाई था उसको नहीं ब्रेक किया है, बट यहाँ पे हमें एक विक ऊपर जाते हुए नजर आ रही है, तो ये भी हमें इंड्यूसमेंट ही बता रहा है। तो जब भी कभी मार्केट में इंड्यूसमेंट होता है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऑपोजिट साइड का मोमेंटम मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप साइड की इंड्यूसमेंट हुई है तो मार्केट अब नीचे की तरफ फ्लो यहाँ पे कर सकता है। तो इंड्यूसमेंट को सिंपल भाषा में रिजेक्शन भी कहा जा सकता है।
टर्म्स का पूरा खेल है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। इसको हम इंड्यूसमेंट लेवल कहते हैं, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंड्यूसमेंट का असली कॉन्सेप्ट जब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा ना, तब चीज़ें और भी ज़्यादा आपको साफ हो जाएंगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चला है, तो एक काम करते हैं, कितना मिनट हो गया, काफ़ी देर हो गई है, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं। आपको मैं मौका देता हूँ इन सभी चीज़ों को बैक टेस्ट करने का, तब तक अगली वीडियो भी आ जाएगी। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप चीज़ें सीख रहे होगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट में बोल सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ के उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। और आई होप तब तक आपको कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि मैं भी एसएमसी सीख सकता हूँ, मैं भी इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। धन्यवाद, मेरा नाम है शिवम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।